कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे विवाह में कुंडली मिलान के समय चर्चा में रहने वाले मांगलिक योग या फिर दोष, जो भी आप उसे कहें, उसके बारे में। तो यह मांगलिक योग जो है वह कुंडली में कब निर्माण होता है, कैसे बनता है, इस विषय को आज हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली ली है, मेष लगल की कुंडली है ये। इनमें 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मंगल की स्थिति होने पर मांगलिक दोष बनता है। इसके लिए अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल उसके लग्न में या प्रथम भाव में, तो 1, 4, 7, 8, 12 इन सभी स्थानों में यदि मंगल की स्थिति है तो मांगलिक दोष माना जाता है। दक्षिण भारत की कुंडलियों में द्वितीय भाव में भी यदि मंगल है, तो द्वितीय भाव में भी यदि मंगल है तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। हालांकि द्वितीय भाव के मंगल को अभी हम इग्नोर करेंगे। तो 1, 4, 7, 8, 12 इन 5 स्थानों में यदि किसी जातक की पत्रिका में मंगल की स्थिति है तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है, जो कि विवाह के लिए, वैवाहिक संबंध में, वैवाहिक जीवन में एक उतार चढ़ाव, ईगोनेस और हर्डल्स को दिखाता है। अगर जातक के पत्रिका में मांगलिक योग है तो जातिका के लिए उत्तम नहीं होगा, अरिष्टकारी होगा, या जातिका के पत्रिका में मंगल दोष है तो जातक के लिए अरिष्टकारी होगा। यह लग्न से हमने देखा है। सेम स्थिति आपको चंद्र से देखनी है। चंद्र से भी आपको यह चीज़ देख लेना है। मान लीजिए अगर किसी के लग्न में ही चंद्र है तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही हो जाएगी। फिर यहाँ से 1, 4, 7, 8, 12 एक ही हो जाएगा। तो लग्न कुंडली से भी मांगलिक है और चंद्र कुंडली से मांगलिक है। और सेम तरीके से यदि चंद्रमा की स्थिति कहीं और हो जाए, मान लीजिए तृतीय भाव में चले गए चंद्र, तो फिर वहाँ से देखना है कि फिर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, फिर चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12 अगर यहाँ पे मान लीजिए मंगल आ गए तो मांगलिक हो गए, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठ गए उसी के भाव में। तो इसी तरीके से 1, 4, 7, 8, 12 चंद्र कुंडली से भी हमको देखना है और लग्न कुंडली से भी देखना है। कुंडली मिलान में मांगलिक योग का बहुत महत्व है। अब बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे मांगलिक योग जो है वह थोड़ा सा प्रभाव में क्षीण हो जाता है। तो उसमें से एक सूत्र मैंने लिखा है जिसमें आपको देख लेना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो मांगलिक योग का प्रभाव कम होगा। इसमें भी यदि मंगल जो है डिग्री में कम है, अस्त का है, नीच का है, तो मांगलिक योग के प्रभाव में जो है वह कमी आती है। अगर और इसमें महादशा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि विवाह के बाद अगर मंगल की महादशा पड़ जाए तो अगर अस्त का, नीच का भी है, फिर भी वह समस्या उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वह अमुक ग्रह ही प्रभावशाली होता है। तो इसलिए उसकी भी स्थिति देख लेना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हुए हैं तो सूत्र के हिसाब से कैसे देखेंगे? ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीय। अगर लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और उसी जातक की पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र, भृगु की, क्योंकि भृगु के पुत्र हैं शुक्र, तो भृगु की संज्ञा दी गई है शुक्र देवता को। तो अगर चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में चले गए तो यह मांगलिक का प्रभाव कम होता है। ना मंगली पश्यत यस्य जीवा। अगर कहीं से बृहस्पति देव बैठ के मंगल को दृष्टि डाल दे, मान लीजिए किसी के भाग्य भाव में 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और लग्न में मंगल हैं, तो अपनी पंचम दृष्टि से गुरुदेव मंगल को देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल दोष का जो निर्माण हो रहा है उसमें वह क्षीणता लाएंगे। मंगल के जो उग्र भाव है, उग्र स्वभाव है,
उसको कंट्रोल करने का काम गुरुदेव बृहस्पति करेंगे। न मंगली केंद्र गते च राहु, मान लीजिए लग्न में किसी का मंगल है और राहु उसके साथ साथ लग्न में ही बैठ जाए। केंद्र भाव क्या है? 1 4 7 8, यहाँ पे बैठ जाए, चौथे भाव में राहु बैठ जाए, सप्तम भाव में राहु बैठ जाए या दसम भाव में राहु बैठ जाए, तो भी मंगल दोष का प्रभाव, यहाँ पे अन्य दोष तो निर्मित हो जाएंगे लेकिन मांगलिक योग का जो है वह प्रभाव क्षीण हो जाएगा, क्योंकि यह एक पापक ग्रह है, यह मंगल के साथ आकर बैठ जाएंगे तो उसके प्रभाव को क्षीण कर देंगे। ना मंगली मंगल राहु योगे, मान लीजिए अब लग्न में ही मंगल बैठे हैं और राहु भी बैठ गए वहाँ पे, तो केंद्र में भी आ गए और राहु मंगल की युति भी हो गई, तो इससे क्या हुआ? इससे मांगलिक योग जो है वह और क्षीण हो गया। तो इस सूत्र से भी हम देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ है उसमें इन सभी 4 जो बताएं, चंद्र भृगु और पश्यति यस्य जीवा और केंद्र गते च राहु और मंगल राहु योगे, इसमें अधिक महत्वपूर्ण जो है वह बृहस्पति की स्थिति है कुंडली में। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चंद्र भृगु द्वितीय, चंद्रमा और शुक्र की भी युति हो गई तो वो भी उत्तम है, लेकिन द्वितीय भाव में चले गए वह भी उत्तम है। लेकिन अगर यह सब ना होकर केवल बृहस्पति देव ही मंगल पे दृष्टि डालते हैं या राहु न बैठ के यहाँ पर बृहस्पति देव स्वयं बैठ जाते हैं लग्न में, तो मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से वैवाहिक भाव को देखेगा और गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे, तो मैरिज बहुत ही अच्छी जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन में तनाव, उठापटक ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें गुरुदेव बृहस्पति अगर इस सब चीज़ों को संभाल रहे हैं तो ज़्यादा उत्तम होगा, यह देख लेने वाला विषय है। अन्यथा अगर जातक की कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हैं तो जातिका के भी कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल होने चाहिए, तब यह मांगलिक दोष को जो है वो बैलेंस हो जाता है, या लग्न से हो या चंद्रमा से हो, तो क्या होता है मांगलिक योग जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। फिर जो है वैवाहिक जीवन में एक अगर हाई टेम्पर्ड है तो दूसरा भी उसी लेवल का है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो कोई उठापटक ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। दूसरा आपको जैसा बता दिया कि मंगल की स्थिति भी देख लेनी है। मंगल अगर अस्त का है, नीच का है, अस्त और नीच या डिग्री में कमज़ोर है, डिग्री में कमज़ोर है, तो भी वह अपने प्रभाव में क्षीणता दिखाएगा। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि 28 वर्ष की उम्र के बाद मांगलिक दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मंगल 28 वर्ष के बाद कुंडली में कोई पोजीशन नहीं बदलता है, वो वहीं रहेगा जहाँ उसको रहना है। 7th हाउस में अगर मंगल है तो 7वें भाव में ही रहेगा 28 वर्ष के बाद भी। हाँ, इसमें यह देख लेना जरूरी है कि विवाह होने के बाद मंगल की कोई विमशोत्तरी दशा तो नहीं आ रही। अगर अस्त और नीच का भी है तो भी, अस्त और नीच का भी है तो भी अगर उसकी विमशोत्तरी दशा आ रही है तो वहाँ पे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, तो उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो सूत्र बताया उसमें भी बृहस्पति देव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जातक व जातिका की जो भी मांगलिक दोष है उसकी कुंडली में, उसके निवारण के लिए। अगर इसके और भी कुछ परिहार है उसका चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे वीडियो के। तब तक के लिए धन्यवाद। नारायण।